Hello students. Students, today we will start the chapter number 7, permutation and combination. Okay. तो बेटा आज में हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है, आइए शुरू करते हैं. चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर हमारा 7 है. टॉपिक का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस. ठीक है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है. परमुटेशन का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट. परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट या फिर इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं ऑर्डर. अरेंजमेंट या फिर ऑर्डर परमुटेशन मीन्स. और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बेटा सिलेक्शन. सिलेक्शन या हम इसको कहते हैं कलेक्शन. सिलेक्शन या फिर इसका मतलब होता है कलेक्शन, यानी कि चीजों को कलेक्ट करना, चीजों को असेंबल करना, कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन. और परमुटेशन मीन्स चीजों को अरेंज करना, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, एंटिटीज को अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन. ठीक है, और जब हम चीजों को अरेंज करते हैं तो उसमें उनका हम ऑर्डर पे भी ध्यान देते हैं, है ना. उसके हम ऑर्डर पे भी ध्यान देते हैं. ऑर्डर में मतलब ऑर्डर क्या चीज होती है. देखो जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 ऑफ लेटर्स हैं एबीसी. ठीक है, मेरे पास 3 लेटर है एबीसी. तो मैं इन 3 लेटर्स को कितने तरीके से, डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूं, है ना. हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन बी रिटन ऑफ दीज 3 लेटर्स. कितने तरीके से मैं 3 लेटर्स को डिफरेंट वे में लिख सकता हूं. तो मैं इस तरह से लिखूंगा कि भाई हो सकता है मैं पहले ए के साथ ए बी सी को अरेंज करूं. हो सकता है मैं ए के साथ पहले सी बी को अरेंज करूं. हो सकता है मुझे उसको ऐसे लिख दें भाई ए बी सी हो गया, ए सी बी हो गया, अब बी सी ए, या फिर बी ए सी, या फिर सी ए बी, या फिर सी बी ए, है ना. तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है. एबीसी हो गया, एसीबी हो गया, बीसी हो गया, इस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं. तो ये जो हमने लिखा दैट इज कॉल्ड परमुटेशन, है ना. और हमने ऑर्डर पे भी ध्यान रखा. देखो हमने ऑर्डर पे कितना ख्याल रखा. पहले हमने ए लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया. उसके बाद अगले वाले में हमने ए सी बी ले लिया, है ना. फिर अगले वाले में हम लोगों ने ए बी सी बी सी, इस तरीके से चीजों को अरेंज किया. तो दीज आर नोन एज परमुटेशंस. इनको हम परमुटेशंस कहते हैं. ठीक है. और कलेक्शन क्या होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है कि भाई अगर मेरे पास इन्हीं 3 ही ऑब्जेक्ट में बात करूंगा तो मेरे पास मान लीजिए 3 ही ऑब्जेक्ट हैं एबीसी, और मैं तीनों को सिलेक्ट करना चाहता हूं. तो मैं एक ही तो कलेक्शन बना पाऊंगा एबीसी. चाहे मैं एबीसी को बीसीए लिखूं, चाहे मैं सीबीए लिखूं, लेकिन सिलेक्शन तो एबीसी का ही हुआ ना. तो सिलेक्शन के केस में हम ऑर्डर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं होता है जब चीजों को सिलेक्ट किया जाता है. आप इस तरह समझिए कि अगर मेरे पास, अगर हमारे सामने हमें 3 लड़कों को सिलेक्ट करना है, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, हमें 3 लड़कों को सिलेक्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं. हम राम श्याम मोहन भी बोल सकते हैं, या हम श्याम राम मोहन बोले, या हम मोहन राम श्याम बोले. सिलेक्शन तो हमारा 3 का ही हुआ ना, और वही 3 बंदे तो हमारे पास आए हमेशा के लिए सिलेक्शन में. तो इसलिए इसमें क्या हुआ, ये सिलेक्शन हुआ. यानी कि अगर मैं राम श्याम मोहन बोलूं या श्याम राम मोहन बोलूं या कुछ भी बोलूं, वो एक ही बात है. सिलेक्शन के लिए ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं होता. लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई मुझे इन 3 लड़कों को अरेंज करना है, इन 3 लोगों को अरेंजमेंट करना है, इन 3 लोगों को सिटिंग करनी है, तो इन 3 लड़कों का अरेंजमेंट मैं कुछ इस तरीके से बना पाऊंगा. दैट इज कॉल्ड परमुटेशन. ठीक है. तो उम्मीद आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है कि अरेंजमेंट मीन्स परमुटेशन एंड सिलेक्शन या फिर कलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन. ओके. अब दूसरी बात जो हमें सोचनी है, समझनी है इसमें, देखिए जब भी हम चीजों को अरेंज करते हैं, जब भी हम चीजों को अरेंज करते हैं, तो हम चीजों को अरेंज करने से पहले क्या करते हैं. सबसे पहले हम अरेंज करने से पहले चीजों को क्या करेंगे, हम इन्हें सिलेक्ट तो करेंगे पहले. सपोज को मेरे पास 5 मैथ्स की बुक रखी, इधर 5 मैथ्स की बुक पड़ी है, 3 फिजिक्स की बुक पड़ी है, 4 केमिस्ट्री की बुक पड़ी है. अब मुझे जो है इन सबको अरेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं सिलेक्ट ही तो करूंगा कि पहले मैंने केमिस्ट्री की बुक उठा ली, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने फिजिक्स की बुक डाली, फिर मैंने मैथ्स की बुक उठा ली.
उसके बाद फिर मैंने मैथ्स की बुक का अरेंजमेंट करा, फिर मैंने केमिस्ट्री बुक का अरेंजमेंट करा। तो पहले बेसिकली मैंने क्या करा, पहले बेसिकली मैंने सबको, मेरे माइंड ने क्या करा, वो सिलेक्ट करा कि मैं पहले कौन सी लूंगा, पहले मैं केमिस्ट्री ले रहा हूँ या पहले मैं फिजिक्स ले रहा हूँ, कौन सा। दैट इज कॉल्ड, पहले हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हम चीजों को अरेंज करते हैं उससे पहले हमेशा क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट होता है ना भाई। पहले सिलेक्ट करोगे तभी तो अरेंज कर पाओगे चीजों को, पहले सिलेक्ट करोगे तभी तो अरेंज होगा, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास क्लास के अंदर, हमारे पास जो है बाहर 40 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, हमें जो है अपनी क्लास में 30 स्टूडेंट को बिठाना है, तो मैं क्या करूंगा, 40 में से पहले 30 को क्या करूंगा, सिलेक्ट ही तो करूंगा कि भाई तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। 30 को सिलेक्ट किया, 30 को, उन 30 को फिर बाद में क्लास में अरेंजमेंट कर सकता हूं मैं। तो पहला काम क्या हुआ, पहला काम हुआ कि पहला सिलेक्शन हुआ और फिर उसके बाद अरेंजमेंट हुआ। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब भी हम कभी भी अरेंजमेंट करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले वहां पर क्या होता है, सबसे पहले वहां पर सिलेक्शन होता है, देन अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद है अगर मेरी आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं आगे अपने कंसेप्ट पे। हाँ जी, तो अरेंजमेंट और सिलेक्शन, ये बात आपको समझ में आ गई। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। अब इसमें जो हमारा पहला कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट आएगा वो आएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होते हैं। देखिए, काउंटिंग जो होती है, बेसिकली आप जो काउंट करते हो वो दो तरीके से काउंटिंग होती है, ऐड करके या फिर मल्टीप्लाई करके, है ना। या तो आप चीजों को ऐड करते हो या आप चीजों को मल्टीप्लाई करते हो, इस तरीके से काउंटिंग करते हो। लेकिन मल्टीप्लाई करना भी एक तरीके से ऐड करना होता है, मल्टीप्लाई करना भी एक तरीके से ऐड करना है, बट मल्टीप्लाई इज द शॉर्ट वे ऑफ एडिंग। मल्टीप्लाई क्या है, ऐड करने का एक शॉर्ट तरीका हो जाता है। कैसे शॉर्ट तरीका हो जाता है, कैसे हम मल्टीप्लाई को ऐड कह सकते हैं। देखिए, सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर की कि हमारे गार्डन में जो है इस तरीके से 9 फ्लावर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 फ्लावर लगे हुए हैं। और इस तरीके से हमारे गार्डन में जो है 5 क्यू है, 9 फ्लावर की 5 क्यू है, यानी कि 5 क्या है, जैसे हिंदी में कह सकते हैं कि 9 फ्लावर लगे हुए हैं और वो 9 फ्लावर 5 क्यारियों में लगे हुए हैं, 5 क्यू में लगे हुए हैं, इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4, एक क्यू और बना लेता हूं, एक क्यू और बना लेता। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास, हमारे गार्डन में टोटल कितने फ्लावर हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे। मैंने क्या बोला कि भाई एक क्यू में जो है 9 फ्लावर लगे हुए हैं और इस तरीके से हमारे गार्डन में 9 क्यू लगी हुई है, 9 रो लगी हुई है, तो कितने फ्लावर हुए, तो आप सीधा करोगे 9 इंटू 5, कितना हो गया 45, है ना। अगर 9 इंटू 5 करा, बट आपने 9 इंटू 5 क्यों करा, आप इसको ऐड भी तो कर सकते थे। आपने 9 इंटू 5 क्यों करा, आप इसको ऐड भी तो कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐड करने का ये शॉर्ट तरीका मल्टीप्लाई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 9, फिर इस तरीके से प्लस 9, फिर इस तरीके से प्लस 9, फिर इस तरीके से प्लस 9। तो आपने 9 को ऐड करोगे तो 45 आएगा, लेकिन 9 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी तुम्हें 45 मिला। तो इस तरीके से क्या होता है कि या तो हम चीजों को ऐड कर लें या फिर हम उसको क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, बट मल्टीप्लाई इज द शॉर्ट प्रोसेस ऑफ एडिंग, ठीक है। मल्टीप्लाई करना भी एडिशन ही है, बट मल्टीप्लाई एडिशन का एक शॉर्ट वे होता है। तो इस तरीके से बेटा हम जो है जब भी मैं क्या कहते हैं ना कि ज्यादा वे में कैलकुलेशन हमें करनी है, ज्यादा वे का प्रोसेस हमें करना है, तो हम वहां एडिशन पर प्रेफरेंस देते हैं मल्टीप्लाई को।
एडिशन किसको हम प्रेफरेंस देते हैं, मल्टीप्लाई को। ये बात हम आगे और क्वेश्चंस में भी चीजों को समझेंगे, लेकिन आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई प्रोसेस, जब भी कोई वर्क हम कई प्रोसेसिंग में पूरा करेंगे, तो हर प्रोसेसिंग के बाद अगली प्रोसेसिंग जब होगी तो हम हर वे की, हर प्रोसेसिंग की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जैसे कि आपके पास कितने टोटल फ्लावर थे, आपके पास थे टोटल 9 फ्लावर, ठीक है, एक प्रोसेस हुआ। उसके बाद आपने फ्लावर काउंट करे, उसके बाद फिर आप क्या, आपने क्या काउंट करा, आपने काउंट करी क्यू कितनी है, कैरियर कितनी है, इट इज सेकंड प्रोसेस। तो 9 into 5 कितना हो गया, 45। तो इस तरीके से, तो परमुटेशन का सीधा सा मतलब क्या है, फंडामेंटल काउंटिंग इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई वर्क, कभी कोई एक काम m वे से होगा, जब भी कोई वर्क m वे से होगा, और इसके फिनिश होने के बाद, ध्यान से देना, आफ्टर फिनिशिंग इट, इसके फिनिश होने के बाद दूसरा वर्क m वे से होगा, ये फर्स्ट वे वर्क और ये सेकंड वर्क, तो हम टोटल वेज जो बनाएंगे, टोटल तरीके जो होंगे इस काम को करने के, वो होंगे m into n, ठीक है। जब भी कोई काम m तरीके से पूरा होगा एक काम, और फिर दूसरा काम उसके खत्म होने के बाद दूसरा काम n वे से पूरा होगा, तो टोटल काम को करने के, उस वे को वे करने के तरीके हमारे पास जो होंगे वो होंगे m into n। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब ये तो बात हो गई भाई, हमने मल्टीप्लाई करना सीखा कि भाई मल्टीप्लाई जो है वो एडिशन का एक शॉर्ट वे है ऐड करने का। जब भी कोई काम कई प्रोसेस में होगा तो हम हर प्रोसेस के पूरे होने की वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाले प्रोसेस के लिए, तब इस वे को हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब बात आती है कि भाई हम ऐड क्यों नहीं करते। देखो ऐड करने का तरीका क्या है, ऐड कब होता है, जब हमारे पास किसी वर्क को करने के कई ऑप्शंस हैं, ये या ये या ये, या जब वर्ड हो रहा है ना कि भाई या तो ये इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, तब हम ऐड करते हैं, उस तरीके से हम तब हम ऐड करेंगे, ठीक है। कैसे ऐड कैसे करेंगे, देखिए अगर मान लो ऐसे कहा जाता कि भाई हमारे पास जो है, इसको हटा दो, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग का जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कि भाई, अब आती है बात की भाई एडिशन कब करते हैं, जब हमारे पास किसी एक काम को करने के कई ऑप्शंस हैं, है ना, या तो हम इसे m वे से कर लें, या फिर हम इसी वर्क को n वे से कर सकते हैं, या हम इसी वे को, इसी काम को p वे से कर सकते हैं। अगर एक ही वर्क कई तरीके से किया जा सकता हो तो उस वर्क को करने के हमारे जो टोटल वेज होंगे वो होंगे m प्लस n प्लस 3। तब हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब हम उसको ऐड करेंगे। जब एक ही वर्क को करने के हमारे पास कई तरीके हैं और उन तरीकों को ऐड करने से हमें उस वर्क को करने के कुल तरीके, टोटल वे मिल जाते हैं। जैसे कि अभी हमने किया था फ्लावर वाला क्वेश्चन किया था, तो मैंने आपको लिखा था 9 प्लस 9 प्लस 9, मैंने ऐड भी तो करा था। तो ऐड क्यों करा था, क्योंकि ऐड इसलिए करा था कि भाई हम कैसे काउंट कर सकते हैं, भाई पहली वाली जो क्यू थी उसमें कितने फ्लावर थे, उसमें 9 फ्लावर थे। तो हमने क्या करा भाई, सभी क्यू में कितने फ्लावर थे, सभी क्यू में 9 फ्लावर थे। तो हमने क्या करा भाई, या तो मैंने 9 फ्लावर यहां से काउंट कर लिए, ठीक है, उसके बाद 9 फ्लावर दूसरे से काउंट कर लिए, 9 है ना, या फिर दूसरे के 9, या फिर तीसरे के 9, या फिर चौथे के 9, या फिर पांचवे के 9, तो कितने हो गए, 45 हो गए ना। इस तरीके से ऐड कर लिया हमने। या इस चीज को आप ऐसे समझ लो, या इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम ये कह रहे हैं कि इस बात को कि किसी एक काम को करने के जब हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं, तब हम उस वर्क को क्या करते हैं, उस वे को हम ऐड करते हैं।
तो ऐड इस तरह समझो, जैसे कि मान लीजिए एक क्लास में 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं, ठीक है। 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, हमें एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है अपनी क्लास में से। तो हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। अब वो कोई भी लड़का हो सकता है या कोई भी लड़की हो सकती है। तो अगर मुझे एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस काम को करने के मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं 10 में से किसी एक लड़के को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दूं, काम मेरा पूरा हो गया, खत्म हो गया वर्क। या फिर मैं क्या करूं, या मैं किसी 8 गर्ल्स में से किसी एक लड़की को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दूं। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाने के कितने तरीके हुए, 10, या तो 10 तरीके ये वाले या 8 तरीके ये वाले, या तो 10 में से कोई लड़का बनेगा या 8 में से कोई लड़की बनेगी। तो 10 into 8 कितना हो गया, 18 हो गया। इस तरीके से मैंने इसको ऐड किया, है ना। जब एक काम, यानी कि मुझे एक काम का मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना, तो ये एक वर्क हो गया। अब इस वर्क को करने के मेरे पास तरीके कितने हैं, इस वर्क को करने के मेरे पास दो ही तरीके हैं, या तो मैं 10 बॉयज में से किसी लड़के को रिप्रेजेंटेटिव बनाऊं, या मैं 8 गर्ल्स में से किसी एक लड़की को रिप्रेजेंटेटिव बनाऊं। तो ये या फिर ये। तो जब ये या ये हमारे पास चॉइस होती है, जब हमारे पास चॉइस होगी, या तो हम इसे ऐसे कर लें या हम इसे ऐसे कर लें, तो उस चॉइस के केस में हम एडिशन लगाएंगे, उस चॉइस के केस में हम एडिशन लगाएंगे। और मल्टीप्लीकेशन कब लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन जब ये लगाएंगे जब कोई काम कई प्रोसेस में जाके कंप्लीट हो रहा है, कि पहले ये होगा, इसे खत्म होने के बाद फिर ये करना पड़ेगा, इसे खत्म होने के बाद फिर ये करना पड़ेगा, तब वर्क पूरा होगा, तब हम करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। जैसे मान लीजिए सपोज करो मुझे जो है ट्रांसलेम से सपोज करो गंगानगर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं स्कूल से जाऊंगा, बाहर निकलूंगा, फिर मैं टर्न लूंगा, है ना, फिर मैं सीधा चलूंगा, फिर मैं ऐसे मुड़ूंगा, तब जाके तो मैं गंगानगर पहुंचूंगा। तो यानी कि पहले मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, तो यानी कि मैंने कितने प्रोसेस लगाए, ये फिर ये और फिर ये, तो यानी कि ये इंटू ये एंड देन वर्क कंप्लीट। तो तब हमारी मल्टीप्लाई होगी। क्लियर होगी बात, ओके। तो ये ध्यान रखना है, जब एक काम कई प्रोसेस से होगा पूरा तो मल्टीप्लाई करनी है, और जब एक काम की करने के हमारे पास कई ऑप्शंस अवेलेबल है, ये या ये, देन हमें ऐड करना है। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो इस चीज को आप इतना अच्छे से समझ लो, फिर मैं इसको आपको कुछ एग्जांपल से इस बात को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल से करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है प्रोसेस। चलिए, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, फिलहाल तो मैं जो है क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बेटा, क्वेश्चन है a room has 6 doors, a room has 6 doors, in how many ways can a man enter the room through one door and come out through a different door, देखिए क्वेश्चन क्या है, A room has 6 डोर, एक रूम के अंदर 6 डोर है, ठीक है। एक रूम है हमारे पास, इसके अंदर 6 डोर है, E1 मान लेते हैं, E2, E3, E4, E5 और E6 ऐसे मान लेता हूं।
मेरे पास इस तरीके से एक रूम में एंट्री करने के 6 डोर है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द रूम, कितने तरीके से एक आदमी रूम के अंदर एंटर कर सकता है। हाँ जी, अगर एक आदमी मान लीजिए यहाँ है तो उसके पास एंट्री करने के कितने ऑप्शन है? यस ऑब्वियस 6 ऑप्शन, एंट्री करने के 6 ऑप्शन है। तो यानी कि पहला काम ये हुआ कि अगर वो एंट्री करेगा तो उसके पास 6 तरीके हैं, पहला काम करने के 6 तरीके हो गए, यानी कि वो 6 तरीके से एंट्री कर सकता है। तो एंटर जो कर सकता है भाई, एंटर कर सकता है वो इक्वल्स टू 6 वेज। फिर उसने कहा कि भाई एंट्री करने के बाद क्या करना है, एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर। उसके बाद पहला काम क्या हुआ, एंट्री हुई। फिर दूसरा काम क्या करना है, अब दूसरा काम ये होना है कि अब उसे बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए उसे चाहिए डिफरेंट डोर, यानी कि डिफरेंट डोर का मतलब जिस डोर से वो एंट्री कर गया उस डोर से उसे वापस नहीं आना है, उस डोर से वापस नहीं आ सकता है। तो एग्जिट करने के उसके पास कितने ऑप्शन रह गए भाई, जिस डोर से एंट्री करी, मान लो उसने किसी भी डोर से एंट्री करी, उस एक पर्टिकुलर डोर से वापस नहीं आ सकता, यानी कि बाहर आने के लिए उसके पास रह गए तरीके कितने, 5 वेज रह गए। तो कितने तरीके से टोटल वे कितने हुए इस काम को करने के भाई, पहला काम क्या हुआ, 6 तरीके से अंदर गया सकता है वो, फिर 5 तरीके से वो बाहर भी आ सकता है। तो टोटल वेज कितने हो गए बेटा, टोटल वेज हो गए हमारे 6 into 5 यानी कि 30। आपने समझ पाया मल्टीप्लाई क्यों करी? यस, मल्टीप्लाई में फिर तो मल्टीप्लाई इसलिए करी क्योंकि ये जो वर्क हुआ, ये वर्क 2 प्रोसेस में पूरा हुआ। 2 प्रोसेस में पूरा कैसे हुआ, पहली प्रोसेसिंग कब कंप्लीट हुई, जब बच्चे ने एंट्री करी, एंट्री करते ही एक प्रोसेस पूरा, एंट्री करने के 6 ऑप्शन थे। एंट्री करने के बाद जब वो बाहर आएगा तो दूसरा प्रोसेस शुरू होगा। दूसरा प्रोसेस जब खत्म होगा जब वो 5 तरीके से बाहर आ सकता हो, क्योंकि जिस एंट्री से गया वो उस एंट्री से बाहर नहीं आ सकता है ना। लिखा हुआ है कि भाई कम आउट जो करना है उसे, कम आउट जो करना है वो उसे डिफरेंट डोर से करना है। सपोज करो वो E5 से अंदर गया है तो फिर वो E5 से बाहर नहीं आ सकता, उसके पास केवल 5 ही ऑप्शन रह जाएंगे। तो बाहर आने के 5 तरीके हुए। तो काम किस तरह तरीके से पूरा हुआ, एक बार 2 वे में प्रोसेस में पूरा होता है तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 into 5 यानी कि 30 तरीके हो गए आने के। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए एक और तरीके से इस क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन समझते हैं। ठीक। एक और क्वेश्चन लेता हूँ। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूँ